So today in class 12th, we will start a new chapter, torque on a current loop, moving coil galvanometer. So what is in syllabus? That is torque experienced by the current loop. किसी करंट कैरिंग क्लोज लूप पर लगने वाले टॉर्क का हमें डेरिवेशन पढ़ना है किसी मैग्नेटिक फील्ड में. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है ये पढ़ना है. कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड वोल्टमीटर, और गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन पढ़ना है एमीटर और वोल्टमीटर में. मतलब गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से एमीटर या वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. Let's see the first topic, that is torque on a current loop in a uniform magnetic field. देखिए एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B, उस पर एक क्लोज्ड लूप रखा हुआ है जिसमें I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और हमें इस क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप पर टॉर्क का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है. सो फर्स्ट सी द डायग्राम. ये जो लाइन है एरो वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड बता रही है जिसकी इंटेंसिटी है B. एक हमने करंट कैरिंग लूप लिया है, रेक्टेंगुलर लूप ले लिया है. इस लूप की जो लेंथ है PQ और RS, ये क्या है L, एंड QR एंड PS, ये क्या है इसकी ब्रेथ, जिसको हमने लिखा है B. अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है. ठीक, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी करंट कैरिंग लूप को रखते हैं तो वो घूमने लगता है, रोटेट होने लगता है. तो रोटेट तभी होगा जब उस पर टॉर्क लग रहा होगा. तो उस टॉर्क को कैसे निकालेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट. देखिए जो इसकी लेंथ सेक्शन है, मतलब PQ और RS, मैग्नेटिक फील्ड में हर वक्त वो परपेंडिकुलर रहेंगी. ठीक, एंड QR और PS दो स्टेज पर परपेंडिकुलर रहेंगी और दो स्टेज पर पैरेलल हो जाएंगी. तो जब ये परपेंडिकुलर होंगी तो QR और PS पर लगने वाला फोर्स निगलेक्ट हो जाएगा, हट जाएगा. तो हमें जो रिजल्टेंट टॉर्क चाहिए होगा वो PQ एंड RS पे लगने वाले फोर्सेस F1 और F2 की मदद से निकलेगा. अब हम ये मानते हैं कि इस टॉर्क पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायगोनल के अकॉर्डिंग लग रहा है. इस डायगोनल ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा जिसकी लेंथ है L, ब्रेथ है B और डायगोनल ये दिया हुआ है. तो अगर हम देखें तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है. डायगोनल के टॉप एंड पर फोर्स अंदर की तरफ होगा, बॉटम एंड पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा. ये लेंथ है L, सॉरी दिस इज कॉल्ड B. ठीक, ये B यहां से लेंगे हम, ये है डायगोनल B. तो इस पर ये अंदर की तरफ फोर्स हो, जबकि ये वाले एंड पर बाहर की तरफ फोर्स. चाहे इस वाली लाइन को मानो चाहे इस वाली लाइन को. तो हम क्या लेते हैं कि जो इसका नीचे वाला हिस्सा ये जो है इसको हमें निकालना है. मान लेते हैं किसी टाइम पर ये जो नीचे वाली लाइन है उसका जो एंगल बन रहा है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बन रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये थीटा है तो ये एंगल जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो वो भी थीटा बनाएगी. मतलब ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. चाहे हम इस एंगल के थीटा मानकर इसकी वैल्यू निकाल लें. अगर ये थीटा है, ये डायगोनल है, तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, B साइन थीटा. तो मतलब दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गई, B साइन थीटा. फिर से एक बार देख लीजिए, जो फोर्स लग रहा है वो हम मान रहे हैं PS को हमने मान लिया, PS यहां रख दिया. ठीक, PS की लेंथ जो है वो B है. ठीक, PS किसी वक्त वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा था थीटा. ठीक, तो इस सेक्शन मतलब इस फोर्स और इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है. तो इसको निकालने का तरीका क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर क्या होगा, B साइन थीटा. तो ये लिख दिया B साइन थीटा. फोर्स क्या है, F1 एंड F2. अब देखिए इस फोर्स को निकालते हैं. देखिए किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होता है IBL. ये इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं. अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ L है और
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है और करंट आई है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, आई बी एल। अब बात करते हैं यहाँ एल क्यों रखा गया है, क्योंकि फोर्स लेंथ सेक्शन के अकॉर्डिंग लग रहा है, मतलब पी क्यू और आर एस के अकॉर्डिंग। पी क्यू और आर एस की वैल्यू क्या है, एल, तो इसलिए F1 बराबर क्या होगा, F2 विच इज इक्वल टू आई बी एल। ठीक, साइन थीटा इसलिए लगाया क्योंकि आर पे लगने वाला फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो दोनों फोर्स क्या है, बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में। जब तो इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगते हैं तो वो क्रिएट करते हैं टॉर्क, और टॉर्क बराबर क्या होता है, ईदर ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। इस टॉर्क को कपल भी कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग कपल इसे कहेंगे। तो ये डिफ्लेक्टिंग कपल क्या करेगा, इस करंट कैरिंग लूप को रोटेट कराने लगेगा। तो इस कपल या टॉर्क को निकालते हैं। अब देखिए, टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सेक्शन नहीं पढ़ना है सभी, तो फोर्स चाहे F1 रखिए या F2 रखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के बीच की क्या है, b sin थीटा, और फोर्स क्या निकाला, आई बी एल। आई यहां कैपिटल B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, L का मतलब हुआ जो वायर की लेंथ है, b sin थीटा दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी। तो देखिए क्या हो गया, टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। ए कैसे आया, लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ करंट कैरिंग लूप, तो एल इंटू बी की जगह ए लिख दिया, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हुआ, आई ए बी साइन थीटा। ठीक, अब अगर मान लिया करंट कैरिंग लूप में n टर्न्स होते हैं, अगर n टर्न्स होते तो हम इसमें n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब टॉर्क क्या हो जाएगा, मतलब अगर किसी करंट कैरिंग लूप में सिर्फ एक लूप है तो आई ए बी साइन थीटा लगाएंगे, अगर n लूप है तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पे एन आई ए क्या चीज है, एन आई ए इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट, स्मॉल m। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था P, वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट में क्या है, m बराबर क्या, एन आई ए। तो मतलब इस एन आई ए की जगह क्या लिख सकते हैं, m, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हुआ, एम बी साइन थीटा, वेयर m इज मैग्नेटिक मोमेंट, b इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने को कहा जाए तो टाउ इज इक्वल टू वेक्टर m इंटू वेक्टर b। इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, बोर्ड्स में पूछी जा सकती है। आपको जितना सेक्शन हमने से पढ़ाया आपको वही लिखना है, बाकी बीच का ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है। नेक्स्ट आते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल करंट एंड इट्स डायरेक्शन। अब गैल्वेनोमीटर के बारे में हमने जो बताया, आप वो चीज मेन इंपॉर्टेंट है। आप अगर पूछा जाए व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, तो आप ये लिखिए, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट एंड इट्स डायरेक्शन। अब क्या होता है, व्हेन इसका प्रिंसिपल पूछा जाए, राइट द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई कॉइल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट्स अपॉन द कॉइल, तो उस कॉइल पर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, जो अभी हमने प्रूविंग में पढ़ा। किसी करंट कैरिंग लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या लगता है, टॉर्क। वो टॉर्क क्या होता है, एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक, अपॉन द कॉइल हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। अब हम जानते हैं टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट पे, एरिया ऑफ लूप पर, मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा। यहाँ क्या लिखा है, when electric current flows in a coil placed in magnetic field, a deflecting torque acts upon the coil whose magnitude depends upon the strength of the current। तो मतलब करंट जो है वो मेजर किया जाता है उस पे मौजूद टॉर्क, कितना वो कॉइल घूमा, तो ये घूमने पे एक रीडिंग मेंशन कर दी जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि करंट कितना है। अब गैल्वेनोमीटर दो तरह के होते हैं, एक होता है पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो देखिए
सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ये क्या है, देखिए इस पर सिर्फ डायग्राम आप समझ लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए होता क्या है, एक कॉइल होती है, उसके नीचे एक स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग का कनेक्शन कर दिया था टर्मिनल 2 से। टॉप एंड पर तार की मदद से एक स्क्रू द्वारा इस तार को अटैच कर दिया जाता है और इस स्क्रू को टर्मिनल 2 से अटैच कर देते हैं। जब करंट इस कॉइल से गुजरता है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से ये कॉइल रोटेट करती है। तो जब ये कॉइल रोटेट करती है तो ये जो निडल होती है ये रोटेट करती है। इसके रोटेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब वो रुकती है तो वहां पर उसकी करंट की रीडिंग पता चल जाती है। मतलब जो टॉर्क होता है रोटेशन के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू बता देता है। तो अगर हम देखें टॉर्क बराबर क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। मतलब करंट बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, मतलब कॉइल का रोटेशन बढ़ेगा। अगर अब हम देखें, इसकी ये प्रूविंग भी बोर्ड में पूछी गई है, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए व्हेन अ टर्मिनल स्क्रू T1 and T2 of the galvanometer are connected to the current carrying circuit, a current flows in the coil of galvanometer. Since the coil is suspended in the magnetic field, a deflecting torque acts upon it. Due to this torque, the coil starts rotating from its position. Suppose at any instant, आप यहीं से लिखेंगे, suppose at any instant the normal to the plane of the coil makes an angle theta. मतलब जब ये coil घूमती है तो थीटा एंगल रोटेट कर जाती है with the direction of magnetic field. If N be the number of turns in the coil and A is the area of plane of the coil and B is the magnitude of the magnetic field, then the instantaneous deflecting torque is given by tau is equal to NIAB sin theta. अब ये टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग के रोटेशन की स्ट्रेंथ पर। When I is the current in the coil, as the coil rotate the suspension strip and the spring are twisted. ये स्प्रिंग क्या होती है, ट्विस्ट करती है, ठीक। एंड एन इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क इज डेवलप। अब स्प्रिंग में क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है इन देन एंड इट अपोजेस द रोटेशन ऑफ द कॉइल। अब ये स्प्रिंग क्या करती है, इसके रोटेशन को रोकती है। दिस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ रोटेशन। ये जो टॉर्क डेवलप होता है इसमें या स्प्रिंग में, वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल पर। When the restoring torque becomes equal to the deflecting torque, मतलब जब स्प्रिंग का टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है, द कॉइल रेस्ट इन द इक्विलिब्रियम, तब कॉइल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रोटेट होकर रुक जाती है। Suppose in the equilibrium position the angle of twist in the suspension strip, angle of deflection of the coil, मतलब जो इस स्प्रिंग में ट्विस्ट एंगल पैदा हुआ वो अगर 5 रेडियन का है, the deflecting torque acting on the coil will be NIAB sin theta। और टॉर्क कितना है, NIAB sin theta। if the restoring torque, देखिए for an angle of twist 1 radian BC, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, स्प्रिंग का C, 1 रेडियन के लिए स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क C है, called the torsional constant of the wire, then for 5 radian इट विल बी C5। मतलब स्प्रिंग का 1 रेडियन के लिए टॉर्क C है तो 5 रेडियन के लिए टॉर्क कितना हो जाएगा, C5। ये टॉर्क और जो कॉइल में टॉर्क डेवलप हुआ है बराबर होंगे, तो NIAB sin थीटा बराबर क्या होगा, C5। सो I इज इक्वल टू क्या होगा, C5 अपॉन NIAB sin थीटा। अब हम देखते हैं यहाँ पे फाई और साइन थीटा के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है। C क्या है, स्प्रिंग का ट्विस्ट टॉर्क, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, A क्या है, एरिया, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो I इज प्रोपोर्शनल टू क्या आया, फाई अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला डेवलप करने को पूछा गया है बोर्ड में। अब आते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में या रेडियल फील्ड में। देखिए होता क्या है,
हमें एक इस तरीके की फील्ड डेवलप करनी होती है कि कॉइल किसी भी एंगल पे घूमे, उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो परपेंडिकुलर लगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैग्नेट जो होते हैं वो सेमी सर्कुलर काट दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि अंदर ये सॉफ्ट आयरन कोर लगी होती है, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ खींचती है। तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इस सेंट्रल कोर पर परपेंडिकुलर गिरती है। मतलब अब ये कॉइल किसी भी एंगल पर घूमे, उस पर गिरने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उस पर परपेंडिकुलर रहेगी। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। देखिए, एक तो हम ये बता दे रहे हैं तरीका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिखने का, ये लंबा तरीका, एक शॉर्ट तरीका आखिर में भी हम बताएंगे। अगर पूछा जाए हाउ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्टेन्ड, बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अबव फॉर्मूला द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, छोड़ दीजिए इसे, नॉट प्रोपोर्शनल डिफरेंट, ये यहां टू रिमूव दिस डिफिकल्टी। आप यहां से देखिए, अगर आपको इसमें लिखना है तो आप स्टार्ट करेंगे, देखिए, it is for this purpose that the coil is suspended between the cylindrical cut pole piece and the soft iron core is placed within the coil without touching it anywhere। क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल कट मैग्नेट यूज करते हैं, उसके अंदर सर्कुलर हम एक कोर रख देते हैं जिसमें सॉफ्ट आयरन होता है और ऊपर से कॉपर वायर लगे होते हैं। देन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर नो लॉन्गर पैरेलल। अब क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी स्टेट पर पैरेलल नहीं होंगी, बट देयर डिस्ट्रीब्यूशन बिकम एज शोन इन द फिगर। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाता है, इस तरीके से, ड्यू टू द लार्ज परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन मोर लाइन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द कोर। क्योंकि सॉफ्ट आयरन होता है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो अपनी तरफ खींचता है, एंड दस मेक सम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, और इससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सच अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड रेडियल फील्ड या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इन दिस फील्ड इन एवरी पोजिशन, आप यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पोजिशन द प्लेन ऑफ कॉइल रिमेन्स पैरेलल। कॉइल का जो प्लेन होता है, ऊपरी सतह, वो हमेशा पैरेलल रहेगा टू द लाइंस ऑफ द फोर्स, दैट इज इन एवरी पोजिशन थीटा इज 90 डिग्री। अगर कॉइल का प्लेन पैरेलल रहेगा तो कॉइल की जो लेंथ वाला सेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। NIAB इज इक्वल टू C फाई, I इज इक्वल टू क्या था, C अपॉन NAB फाई। अब साइन थीटा यहां से साइन 90 रख के हटा दिया गया, तो I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, K फाई। K क्या है, C अपॉन NAB। अब आते हैं पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में। इसमें क्या होता है, नीचे एक स्प्रिंग लगी होती है और ऊपर एक स्प्रिंग लगी होती है, और इस सिलेंड्रिकल कॉइल में एक निडल लगा दी जाती है। जब ये कॉइल रोटेट करती है तो निडल भी रोटेट करती है। जब करंट फ्लो होता है तो एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस सिलेंड्रिकल कॉपर कोर में लूप में पास होता है, जिससे वो टॉर्क डेवलप करता है। जब कॉइल में डेवलप हुआ टॉर्क स्प्रिंग के टॉर्क के बराबर हो जाता है तो ये एक जगह पे रुक जाता है, और वहां उसकी रीडिंग हम लोग नोट कर लेते हैं। इसकी वर्किंग या डायग्राम सिलेबस में नहीं है, ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखिए, a galvanometer is said to be sensitive if a small current pass through it produces a sufficient large deflection। जब छोटे से करंट में गैल्वेनोमीटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो तो हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी इज ऑफ टू टाइप। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी दो तरह की होती है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली कहलाती है करंट सेंसिटिविटी एंड दूसरी कहलाती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। दोनों याद करनी है और फॉर्मूले तैयार करने हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी। The current sensitivity of a galvanometer is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit current flows through it। यूनिट करंट के फ्लो होने पर जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पैदा होता है, phi by I, दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। तो phi by I बराबर क्या होता है, NAB अपॉन C। द रिवर्स ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज नोन एज फिगर ऑफ मेरिट। सिलेबस में नहीं है, of the galvanometer and its unit is radian per ampere।
अब आते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट कॉइल। मतलब यूनिट वोल्टेज पास करने पर जो डिफ्लेक्शन पैदा होता है दैट इज उसके रेशियो को हम कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। अगर हम I की वैल्यू निकालें तो V अपॉन आर। आर कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऊपर से यहाँ नीचे भेज दिया जाता है। तो फाइव बाई वी इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल सा है। अगर हम पूरे सेक्शन में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 5 इधर भी कर दिया, 5 इधर भी कर दिया, तो 5 बाई वी इज इक्वल टू 5 बाई आई आर। तो देखिए 5 बाई वी ऐसे लिखा रख दिया। 5 अपॉन आई की वैल्यू क्या होती है, एन ए बी अपॉन सी। तो क्या लिख दिया 5 अपॉन वी इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी आर। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। नेक्स्ट टर्म में कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर का इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर।